गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 29 मार्च की और दिन है संडे का, और आज है मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का आखिरी दिन। तो संडे स्पेशल इस ब्लॉग में मैं बना रही हूँ मसाला डोसा। तो चलिए अब इस ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं डोसा की डिटेल रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे डोसा की डिटेल रेसिपी है। जिन्हें चाहिए होगा वो बताइएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगी। आप लोग को पता चल जाएगा कि चावल और दाल की रेशियो कितनी है या फिर मैं किस तरीके से डोसा बनाती हूँ। यहाँ आज संडे का ब्लॉग है, डोसा बन रहा है, तो मैं सोची कि चलो इसे शेयर कर देती हूँ। तो बस एक रात पहले, ये जो भी क्लिप चल रहा है ना, ये शनिवार के शाम की है। शाम के 5:30 या 6 बज रहे होंगे। शनिवार के दिन सुबह में ही मैं चावल और दाल दोनों को भिगो दी थी, हाफ टी स्पून मेथी दाना के साथ। जिस चम्मच से मैं भी चला रही हूँ ना, जो छोटी सी वाली चम्मच है, इससे हाफ टी स्पून मेथी दाना भिगोई थी दाल के साथ, उड़द दाल के साथ। तो चावल और दाल और मेथी दाना, ये तीनों चीज अच्छे से फूल गए थे 6 से 7 घंटे में। इस टाइम पे शाम हो रहा है, तो मैं सोची कि चलो इसे अच्छे से पीस कर रख देती हूँ, ताकि ये संडे को सुबह काम आएगा डोसा बनाने में। तो चलिए दाल और चावल को एक एक करके पीस लेती हूँ, और साथ में करूंगी एक कमेंट का रिप्लाई। 3-4 दिन पहले के ब्लॉग में कमेंट आया था दिलसाद जी का, और वो कह रही थी कि वो थायराइड से बहुत परेशान हो गई है। वो चाहती है कि उनकी थायराइड की मेडिसिन छूट जाए, लेकिन उनकी मेडिसिन बढ़ते ही जा रही है। मतलब उसका डोज बढ़ते जा रहा है 25 से 50 और 50 से 75। तो इससे वो बहुत परेशान है। तो मैं सोची कि चलो आज के इस ब्लॉग में उनके कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगी, और साथ में डोसा भी बनते रहेगा। तो देखिए डियर, अगर आप में से भी कोई और हैं जिनकी थायराइड की जो मेडिसिन है वो बढ़ते जा रही है टाइम के साथ, रेगुलर मेडिसिन लेने के बाद भी, तो उसका 2 मेन कारण है जो मुझे लगता है, जो मेरी एक्सपीरियंस भी है खुद की। क्योंकि मैं बताई हूँ ना, मैं अपनी बेटी के जन्म के बाद से ही मुझे थायराइड है, तो वो घटते और बढ़ते रहता है, तो मेरी मेडिसिन ऐड होती रहती है, और साथ में मतलब उसकी जो डोज है ना वो ऐड होती रहती है, या फिर कभी कभी कम होती रहती है। तो बस वही है। तो मुझे जानकारी है, जो भी जितनी भी जानकारी है उसके बेसिस पर बता रही हूँ कि थायराइड की जो मेडिसिन की डोज होती है ना, वो 2 कारण है, 2 मेन कारण है जिसकी वजह से बढ़ जाती है। आप लोग देखिएगा कि इन दोनों में से कोई कारण एक जरूर ना होगा। अगर उसे हम सॉर्ट आउट कर देना, तो मेडिसिन जो ना उसकी जो डोज है वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि अपने आप कम होती जाएगी। लेकिन जैसा कि मैं बताई थी कि डोज कम होने के बाद भी अगर आपकी हाइपोथायराइड है, आपको हाइपोथायराइड की इश्यू है, तो आप उसको मतलब 25 से कम मेडिसिन छोड़ने की बात मत कीजिएगा। 25 मेडिसिन एटलीस्ट लेते रहिएगा। अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं तो अलग बात है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं लीजिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने से नहीं छोड़िएगा। तो चलिए इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अभी जो ब्लॉग में चल रहा है थोड़ा उसके बारे में बता देती हूँ। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि दाल और चावल को अच्छे से पीस कर मैं रख दी थी, और अभी ये संडे मॉर्निंग की क्लिप है। मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, तो मूंगफली की चटनी बना रही हूँ। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बोली थी, चना दाल नहीं था घर पे, तो मैं सोची कि चलो आज मूंगफली की चटनी बना देती हूँ। तो यहाँ मैं कढ़ाई में तेल डाली थी, सरसों का तेल था, और थोड़ा सा जीरा और हींग का फोरन डाली थी। उसके बाद मैं लहसुन डाली हूँ, थोड़ी देर उसे भूनी हूँ, और उसके बाद ये 2 मीडियम साइज के प्याज थे, उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दी हूँ। बहुत बारीक नहीं करना है, रफली ही चॉप करना है, और काट दी हूँ, और उसे भी डाल के थोड़ी देर भूनूंगी। प्याज जब 20 to 30% तक भून जाए, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है इस टाइम पे, 20 to 30% जब भून जाएगी तो इसमें डालना है मूंगफली। अच्छा, अगर आप चाहें तो मूंगफली को पहले भून के निकाल सकते हैं और बाद में प्याज लहसुन को भूनिएगा, लेकिन चूंकि मैं एक साथ बना रही हूँ, एक साथ ही भून रही हूँ सभी चीजों को, तो जिस क्यू में मैं डाल रही हूँ ना उसी तरह से डालिएगा, अगर आप मेरे तरीके से बनाना चाहेंगे तो। लेकिन अगर आप ऐसा कीजिएगा कि पहले मूंगफली भून के निकाल लीजिएगा, तो फिर वो अलग बात हो गया। लेकिन अगर आप एक साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक साथ मूंगफली भी भून रही हूँ, प्याज लहसुन भी भून रही हूँ, तो जिस क्यू में डाल रही हूँ, मतलब जिस तरीके से मैं पहले लहसुन डाली, उसके बाद प्याज डाली, उसके बाद मूंगफली डाली हूँ, और अब इसमें 1.5 चम्मच के करीब में उड़द दाल डाल रही हूँ। तो अगर एक साथ सभी चीजों को भूनना है तो इसी तरीके से भूनिएगा, इसी क्यू में भूनिएगा। वरना क्या होगा ना कि अगर कभी कोई चीज ज्यादा भून जाएगी जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है भूनने की, और कोई चीज कम भून जाएगी जिसकी भूनने की ज्यादा जरूरत है। मतलब बादाम
बादाम और बादाम है ना वो कच्ची रह जाएगी, या फिर अगर पहले उड़द दाल डाल दीजिएगा तो उड़द दाल जल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर एक साथ सब कुछ भुनना है तो जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ क्यू में, जैसे पहले जो चीज़ डाली फिर उसके बाद जो चीज़ डाली हूँ तो उसी तरह से डालिएगा, तो सभी चीज़ें समान बराबर भुनेगी। यहाँ पे मिर्च डाली हूँ, तो मिर्च ना आप चाहें तो पूरे के पूरे मिर्च में, मतलब पूरे तीखेपन में सूखा मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सूखा मिर्च नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैं बराबर बराबर डालती हूँ। मतलब 4 से 5 में हरा मिर्च डाली हूँ और 4 से 5 सूखा मिर्च डाली हूँ। सूखा मिर्च जरूर डालिएगा, इसमें इसका कलर थोड़ा सा रेड आता है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि मतलब अगर पूरा सूखा मिर्च डालिएगा तो पूरा लाल रंग आएगा तो और भी अच्छा होगा। लेकिन मैं जैसा कि बताई ना कि बहुत ज़्यादा सूखा मिर्च मैं खाने में यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं दोनों मिर्च को आधा आधा करके डालती हूँ। और इसके बाद मैं इसमें खटास के लिए डाली हूँ आमचूर पाउडर। आप चाहें तो इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इमली नहीं यूज़ करती हूँ। पहले यूज़ करती थी, लेकिन जब से मेरे गॉड ब्लैडर का ऑपरेशन हुए ना तब से मैं इमली डालती हूँ तो पता नहीं मुझे प्रॉब्लम हो जाती है इमली खाने में, तो इसलिए मैं ना अमचूर पाउडर रखती हूँ घर पे। जहाँ मुझे इमली की नीड होती है वहाँ मैं अमचूर पाउडर से काम चलाती हूँ। तो यहाँ मैं खटास के लिए एक बड़े चम्मच अमचूर पाउडर डाली थी, साथ में कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ। जैसा कि बताई ना मैं सूखा मिर्च कम डाली हूँ तो कलर इसका उतना रेड नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा नहीं, आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं तो ज्यादा रेडिश कलर होगा। मेरा उतना रेडिश कलर नहीं हुआ था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिर्च का या मिर्च पाउडर का यूज नहीं की हूँ। तो यहाँ पे ½ टी स्पून के करीब मैं डाली हूँ लाल मिर्च, मतलब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और साथ में डाली थी नमक। और बस थोड़ी देर ही भूनना है, बहुत ज्यादा देर नहीं भूनना है, क्योंकि मूंगफली और उड़द दाल इसके अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसका और भूनने की नीड नहीं है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ आलू छील लूंगी, क्योंकि इसको ठंडा होने के बाद मुझे यहाँ स्टफिंग तैयार करनी है आलू की डोसा बनाने के लिए। तो चलिए अब अपने बातों को कंटिन्यू करते हैं। और क्योंकि मुझे ना इसकी रेसिपी आप लोगों को बतानी थी मूंगफली की चटनी की, मैं हर बार आप लोगों को चटनी की रेसिपी बताई हूँ, जितने बार भी चना दाल और मूंगफली की चटनी बताई हूँ, लेकिन इस बार केवल और केवल मूंगफली की चटनी बना रही हूँ। तो मैं सोची कि इसको डिटेल में बता दूँ। तो चलिए अब बातों को कंटिन्यू करती हूँ। जैसा कि मैं बताई कि थायराइड की मेडिसिन बढ़ने के सिर्फ 2 मेन कारण है। ऐसे तो बहुत रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मैं खुद पे एक्सपीरियंस की हूँ मैं वही सिर्फ बता पाऊंगी। तो पहला जो मेन कारण है कि दवा को एक निश्चित टाइम पे नहीं लेना। मतलब कभी होता है ना कि आज 6 बजे ले लिए तो कल ब्रेकफास्ट के बाद ले लिए, उसके 2 दिन के बाद शाम को याद आया तो ले लिए। अक्सर ना जब मुझे नया नया थायराइड हुआ था ना, जब मतलब स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, तो मैं मेडिसिन किसी भी टाइम में ले लेती थी। मतलब कोई मेरा फिक्स टाइम नहीं था, जब याद आया मेडिसिन ले लेती थी। जबकि ऐसा नहीं करना है। मेडिसिन का एक टाइम बनाइए। सुबह खाली पेट थायराइड की मेडिसिन लीजिएगा ना तो बॉडी में ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब करेगा और आपकी थायराइड ना बढ़ेगी नहीं, बल्कि वो नॉर्मल ही रहेगी हमेशा। तो जितने भी आप अभी एमसीजी की दवा ले रहे हैं उसको कोशिश कीजिएगा सुबह खाली पेट लीजिए, और उसके 1 घंटे तक कोशिश कीजिएगा। 1 घंटा, अगर नहीं 1 घंटा होता है तो एटलीस्ट 45 मिनट तक आप कुछ भी खाना पीना नहीं कीजिएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ थायराइड की मेडिसिन लीजिएगा। उसके बाद 45 मिनट एटलीस्ट तो आप लोग को आराम मतलब देना होगा, कुछ भी मुंह में नहीं डालना होगा, और उसके बाद अपने मॉर्निंग ड्रिंक लीजिएगा। इसलिए मैं हमेशा वॉक करती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ तो थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद कर लेती हूँ। और जब मेरा एक्सरसाइज, कभी मैं एक्सरसाइज मॉर्निंग में करती हूँ, कभी आजकल तो मैं वॉक कर रही हूँ, तो जब मैं वॉक करके आती हूँ तब अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। यहाँ मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, जैसा कि बताई इसकी रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, इसलिए डिटेल में नहीं दिखाई हूँ। जो भी मेरे घर में सब्जी था, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर, इन सभी चीज़ों को मैं रफली थोड़े मतलब ज़्यादा छोटे छोटे आकार में नहीं, लेकिन रफली चॉप कर दी थी। उसे डाली हूँ सरसों तेल के साथ, काला सरसों डाली थी, और उसके बाद सारी सब्जियों को डाली हूँ। थोड़ा सा भुनी हूँ, बहुत ज़्यादा सब्जी, डोसा के लिए जो स्टफिंग होती है ना आलू की, उसमें बहुत सारी सब्जियों की नीड भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा भुनने का भी नीड नहीं होता है। तो मसाले में डाली हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा ज़्यादा ही सांभर मसाला, 1.5 चम्मच के करीब मैं सांभर मसाला डाली हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली हूँ और नमक डाली हूँ। अब बस इसमें भी थोड़ा सा खट्टापन के लिए मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन अमचूर पाउडर था तो मैं अमचूर पाउडर डालती हूँ। अब बस नमक डाल के अच्छे से मिलाना है। थोड़ी देर ही मसालों को भूनना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं। और फिर आलू को, जो कि मैं आलू को अच्छे से मैश कर दी हूँ। आलू भी ना डोसा में ना बहुत मतलब रफली मैश होता है, बहुत बारीक एकदम होता है ना, जैसे चोखा बनता है, हमारे बिहारी में चोखा बोला जाता है आलू के भरता को। तो उस तरह से चोखा नहीं बनाना है, मतलब रफली ही मैश करना है। तो बस इसे डालना है। जरूरत पड़ेगा
मसाले जल रहे होंगे तो पानी डाल दीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर धीमी धीमी आंच पर सब कुछ बनाइएगा ना, तो इसमें टमाटर भी पड़ा है तो टमाटर में ऑलरेडी अपना पानी होता है, सब्जियों में पानी होता ही है, प्याज वगैरह में पानी छूटता है, तो पानी की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा ताकि मसाले नहीं जले। और जब मसाले अच्छे से भून जाए तो गर्म पानी डालना है और उसके बाद आलू डालना है और बस थोड़ी देर उसे बस चलाना है, भूनना नहीं है, भूनने की नीड नहीं होती है डोसा के मसाला की। तो चलिए अब सेकंड कारण बता देती हूँ। अगर थायराइड की मेडिसिन आप ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं और आपकी मेडिसिन की डोज बढ़ते जा रही है, तो उसका सेकंड जो कारण है, जो मुझे मेरे साथ हुआ है ऑलरेडी, वो बता देती हूँ। अगर आपके बॉडी में किसी और चीज की डेफिशिएंसी हो, मतलब थायराइड की तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन मान लीजिए आपके बॉडी में आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, किसी भी तरह की और भी अगर कमी है आपके बॉडी में, किसी भी तरह की डिफिशियंसी हो, तो आपकी थायराइड की मेडिसिन जो है ना वो डोज बढ़ते जाएगी। तो अगर इस तरह की कुछ चीज होती है ना, जब लगातार आप दवा ले रहे हैं लेकिन आपका डोज कम नहीं हो रहा है, तो आप एक बार ना बाकी चीजों का टेस्ट जरूर कराइएगा। खास करके अगर जिनका 35 प्लस एज होगा ना, तो वो अपनी आयरन की जो ये है ना टेस्ट, आयरन के टेस्ट करवा लीजिएगा, विटामिन डी का, कैल्शियम का टेस्ट और विटामिन B12 का टेस्ट करवा लीजिएगा। ये सब चीज की कमी होने की वजह से भी ना थायराइड की अब मेडिसिन लेते हैं, उसके बावजूद भी आपकी मेडिसिन की डोज बढ़ते जाएगी। तो इसका जरूर ध्यान रखना है कि बॉडी में और भी किसी चीज की डिफिशियंसी है तो उसे टेस्ट करवा के उसकी भी सप्लीमेंट लीजिए, तब आपकी जो थायराइड की मेडिसिन है आपका सही काम करेगा। ये ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं इस बारे में डिस्कस के लिए एक अलग से वीडियो बना दी। मैं दिलसाद जी को बोली भी थी कि मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊंगी, तो इसलिए मैं बताती हूँ कि ये 2 मेन कारण हो सकते हैं। अच्छा, इन 2 मेन रीजंस के साथ ना एक और रीजन हो सकता है जो कि मेरे से खुद भी ऐसा हुआ है, जैसे कि मैं आप लोग बताई हूँ, तो मैं सोची कि चलो ये बात भी शेयर कर देती हूँ। तो तीसरा कारण है जो कि मुझे लगता है कि 90% लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही थायराइड कम होती है मेडिसिन छोड़ देते हैं, और जैसे ही थायराइड बढ़ती है फिर से मेडिसिन लेने लगते हैं। मतलब अपने आप हर 3 महीने पे दवा खा रहे हैं और हर 3 महीने पे दवा बंद कर दे रहे हैं, कुछ टाइम दवा खाएं फिर कुछ टाइम बंद कर दिए। तो ऐसे करने से भी ना हमारी जो मेडिसिन की डोज है वो बढ़ जाती है। देखिए, मेरी जो मूंगफली की चटनी है वो रेडी हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं की थी, इसलिए मेरा कलर थोड़ा सा लाल नहीं आया है। अगर आप लाल मिर्च पाउडर यूज़ करते हैं, कोई इशू नहीं है, तो आप अच्छा वाला लाल मिर्च पाउडर, एकदम बढ़िया सा लाल मिर्च पाउडर भी यूज कीजिए और लाल मिर्च, गोटा वाला लाल मिर्च भी यूज कीजिए, तो कलर एकदम लाल आएगा। हालांकि इस चटनी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं काला सरसों से इसका तड़का लगाई हूँ, सरसों के तेल से ही लगाई हूँ, और ये बहुत टेस्टी था। मतलब जैसे आप लोग मेरी चना दाल और मूंगफली की रेसिपी पसंद की है ना चटनी की, तो उस तरह से इसे भी ट्राई कीजिएगा। आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में ना ये मूंगफली की चटनी सभी को पसंद है। मेरा बेटा नहीं खाता है, इसलिए मैं पहले नहीं बनाया करती थी। जितना दिन मेरा बेटा था ना, मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि उसको चटनी का मतलब है कि चना दाल पड़ना चाहिए। लेकिन मेरे घर पे बाकी लोग मूंगफली की चटनी खा लेते हैं, तो आज चना दाल नहीं था तो मैं सोची चलो केवल मूंगफली की चटनी बना दे रही हूँ। लेकिन आप लोग जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। और अब बारी आती है डोसा बनाने की, तो एक एक करके मैं अपने हस्बैंड जी को डोसा दूंगी, फिर अपनी बेटी को दूंगी और उसके बाद अपने खाऊंगी। और ये हमारा ब्रंच है। संडे को जनरली हम ब्रंच ही करते हैं। 11 से 12 बज गया था, बहुत लेट हो गया था। मैं तो 12 बजे ही खाई थी। उसके पहले मैं 2 रस्क बिस्किट खाई थी चाय के साथ। मैं संडे को, हर संडे को, मैं बहुत बार बताई हूँ कि हर संडे को मैं नहा धोकर जब आती हूँ पूजा करके, तो 1 कप चाय के साथ 2 रस लेती हूँ, क्योंकि लंच बनाने में, मतलब लंच क्या, ये ब्रंच है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का समय में हमारा होता है संडे का जो फर्स्ट मील है। और उसके बाद हम सीधे इसी, जनरली मैं संडे को जो भी बनाती हूँ ना उसे ही सेकंड मील में मैं यूज करती हूँ। तो ये अब मैं अभी जो डोसा खाऊंगी, मैं 2 डोसा खाई थी, उसके बाद फिर रात में मैं डोसा खाई थी, और रात में भी मैं 2 डोसा खाई थी, 1 मसाला डोसा और 1 सादा डोसा रात के समय, और अभी मैं 2 मसाला डोसा खाई थी। तो ये था मेरे पूरे दिन का आज डाइट। आप लोग जानना चाहते होंगे कि मेरा जो वेट है वो क्या है, मतलब 21st डे का वेट लॉस चैलेंज मेरा चल रहा है, तो उसका वेट का रिजल्ट क्या है। तो मैं जैसे कि बताई ब्लॉग स्टार्टिंग में कि आज लास्ट दिन था, तो पूरा दिन आज मैं अपने डाइट को फॉलो करूंगी, और कल अर्ली मॉर्निंग, मतलब मंडे के दिन सुबह मैं अपना वेट चेक करूंगी, सुबह उठते के साथ ही खाली पेट। तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूंगी।
तो आज पूरे दिन का मेरा डाइट मैं आप लोग बता दी। सुबह में ब्रंच ली थी 12 बजे करीब में, जिसमें मैं ली थी 2 मसाला डोसा ली थी, और साथ में मैं एक मतलब नाश्ता के 1 से 1.5 घंटा पहले 1 कप चाय के साथ 2 रस्क बिस्किट ली, 2 रस्क ली थी। और रात के समय मतलब 7 बजे के आसपास के करीब में मैं 1 मसाला डोसा और 1 सादा डोसा ली थी। मैं फिर से दोबारा बता दी। तो ये मेरे पूरे दिन के आज का डाइट था। जिन्हें भी मेरा वेट लॉस रिजल्ट जानना हो, मतलब 21 डेज में मेरा वेट क्या है, अगर उसका अपडेट जानना हो तो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को देखिएगा। मैं उसमें जरूर से शेयर कर दूंगी कि मेरा रिजल्ट क्या आया है। यहाँ ना मैं अपने डोसा के तवा का रिव्यू दूंगी। ऐसे तो बहुत बार दी हूँ, लेकिन एक बार फिर से दे देती हूँ। बहुत सारे लोग डोसा ना नॉन स्टिक तवा बनाते हैं, लेकिन नॉन स्टिक तवा अच्छा तो होता है, बहुत अच्छे से मतलब वो चिपकता नहीं है, लेकिन हाँ उसकी कोटिंग हट जाती है ना, तो नॉन स्टिक यूज करना मतलब एकदम हानिकारक है। लेकिन ये जो मेरा तवा है ना, ये कास्ट आयरन का तवा है। पहले मैं भी नॉन स्टिक तवा ही यूज करती थी और कोटिंग हट जाने के बाद भी यूज करती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है ना कि जब नॉन स्टिक के कोई बर्तन के कोटिंग हट जाए और उसे फिर भी हम यूज कर रहे हैं ना, तो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो मैं आप लोग को बहुत बार बताई हूँ कि मैं धीरे धीरे करके सभी चीजों को स्टील में, मतलब जितने भी नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह था मेरा, उसको मैं बदलती हूँ स्टील के बर्तन में, और साथ में जो भी तवा था उसको मैं आयरन में या कास्ट आयरन बदलती हूँ। तो ये जो डोसा का मेरा तवा है ना, कास्ट आयरन का है और बिल्कुल ये चिपकता नहीं है, एकदम नॉन स्टिक जैसा काम करता है। मतलब पहला डोसा भी नहीं चिपकता है। मैं आप लोग को बहुत बार डोसा की रेसिपी शेयर की हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाई हूँ। ये ना एकदम नहीं चिपकता है, बहुत अच्छा है। थोड़ा महंगा पड़ता है, 1 टाइम्स आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी चीजें हैं। जिसके पास नहीं होगा ना कास्ट आयरन का, मेरे रिकमेंडेशन से जरूर लीजिएगा। लिंक मांगिएगा तो मैं दे दूंगी। ये तवा भी मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ, विनोद कंपनी का तवा है और बहुत अच्छा तवा है। इसमें डोसा बिल्कुल नहीं चिपकता है। मतलब जिनको नहीं भी बनाने आता होगा ना डोसा, वो भी इसमें आसानी से डोसा बना सकते हैं। और मेरे एक्सप्रेशन से आप लोग समझ गए होंगे कि डोसा कितना टेस्टी बना था। ब्रंच करते करते लंच का ही टाइम हो गया था। मतलब अगर मैं बात करूं इस टाइम की, तो जब मैं अपना ब्रंच करके उठी तो 12:30 से ऊपर ही हो रहा था, 12:45 के करीब हो रहा था। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा अपना घर का काम भी दिखा देती हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मेरे घर में काम चल रहा है पेंट का, तो यहाँ पे वही मैं कैमरा लेके आई हूँ। ये मेरी बेटी का रूम है, पूजा वाला रूम, जिसमें मेरी बेटी सोती है। तो अभी उसी के घर में पुट्टी चल रहा है। सारे घर में पुट्टी का काम पहले होगा, तो इसलिए घिसाई वगैरह होगा ना, तो हम सारे घर की घड़ी को, वॉल वाला जो घड़ी होता है ना, उसे हम हटा दिए हैं। इसलिए मैं टाइमिंग थोड़ा सा आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगी कुछ दिनों तक। तो लेकिन हाँ, मैं टाइमिंग बता दी हूँ कि मैं 12 बजे के करीब 10-15 मिनट बाकी होगा तो मैं अपना ब्रंच थाली लेके बैठी थी, और अभी 1 बज रहा है। तो ये मेरी बेटी का रूम है। और चलिए अब दिखाती हूँ ना कि उस दिन कारपेंटर आए थे, जो फर्स्ट ब्लॉग में आप लोग दिखाई थी काम चलने का। तो कारपेंटर क्या काम करके गए थे, क्या काम था। तो ये एसी है, विंडो एसी मेरे बेटे का रूम का है। इसी तरह से मेरी बेटी के रूम में भी विंडो एसी है, तो इसका ही फ्रेमिंग हम लोग करवाएं। ये बिना फ्रेमिंग के ना बहुत अधूरा अधूरा सा लगता था। मेरे हस्बैंड जी को बहुत मन था, क्योंकि जब भी वो होटल में जाते थे ना, वो ऑफिशियल टूर से बाहर हमेशा जाते हैं, तो होटल में जब रुकते हैं ना, तो बोलते हैं कि इस तरह से फ्रेमिंग रहता है विंडो एसी के, तो बहुत अच्छा लगता है, उसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो हस्बैंड जी चाहते थे कि पेंट होने के पहले हम एसी का फ्रेमिंग करवा ले, तो वही फ्रेमिंग करवाने के लिए कारपेंटर आए थे। और यहाँ हम सब लोग मिलके पेंट चूज कर रहे हैं। भैया आए थे एशियन पेंट से, हम एशियन का पेंट करवा रहे हैं। तो मैं अपने बेटे को भी वीडियो कॉलिंग कर ली थी, और सब लोग मिलके किसके रूम में कौन सा पेंट होगा यही डिसाइड हो रहा है। लास्ट में बस इतना ही बोलना है, सही तरीके से और सही समय पर अगर आप थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तो आपकी मेडिसिन की डोज नहीं बढ़ेगी, और बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के थायराइड की मेडिसिन बंद नहीं कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।